नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार फिर से मैं आप सभी का राजपूत ट्यूटोरियल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म रैला में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की 7 से लेकर 13 अगस्त तक की समसामयिकी। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का ये 5वां बेस्ट प्रदर्शन। धनखड़ ने अलवा को बड़े अंतर से पराजित किया, होंगे देश के नए उपराष्ट्रपति। रेपो रेट बढ़ा, कर्ज होगा अब महंगा। समुद्रयान मिशन, सागर में 6000 मीटर अंदर जाकर रहस्य तराशेंगे हमारे वैज्ञानिक। साल के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने छेत्री और मनीषा। थरूर को मिलेगा फ्रांस का सर्वोच्च नागरिकता सम्मान। मालदीव में बन रही दुनिया की पहली फ्लोटिंग सिटी। नीतीश जी ने बिहार में 8वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। CSIR की पहली महानिदेशक बनी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। आर्या वाल्वेकर बनी मिस इंडिया USA। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का मोटिवेशन का टॉनिक। देखिए दोस्तों, जब भाग्य साथ नहीं देगा ना, तब समझ लेना केवल मेहनत ही आपका साथ देगा। इस बात को याद रखिए दोस्तों कि जीवन में आपका साथ कोई दे या ना दे, जब आप मुश्किल के घड़ी में हो तो आपके साथ कोई खड़ा हो या ना हो, लेकिन मेहनत ही इकलौती ऐसी चीज है कि आप जीवन में कितने बड़ी भी मुश्किल में क्यों ना हो, हमेशा आपको वहां से नैया पार कराएगी और हमेशा आपको सफलता पहुंचाने में जो आपके साथ खड़े रहेगी वो कौन है? सिर्फ मेहनत ही इकलौती ऐसी चीज है जो हमेशा आपको एक बड़े मुकाम तक एक सफल व्यक्ति बनाने में सहायता करेगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना पहला प्रश्न। तो अपना पहला प्रश्न क्या बोलता है? भारत के 14वें क्रमांक के उपराष्ट्रपति कौन है? देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ है, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है। तो उस उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कौन कौन से व्यक्तियों को खड़े किया गया था, कौन कौन से व्यक्तियों को नामित किया गया था? तो देखिए दोस्तों, एक किन को नामित किया गया था? तो जो जगदीप धनखड़ जी हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं, उनको NDA के तरफ से साझा उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, इनके विपरीत में कौन खड़ी थी, इनके विपक्ष में कौन खड़ी थी? तो मार्गरेट अलवा जी को विपक्ष ने अपने साझा उम्मीदवार के रूप में खड़ा कराया था। ठीक है, इनका चुनाव कब कराया गया? तो 6 अगस्त के दिन उपराष्ट्रपति पद का चुनाव कराया गया। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक बात कि जो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है उनके लिए कौन कौन एलिजिबल होता है? तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें जो एलिजिबल होते हैं उनसे काफी अलग इनकी एलिजिबिलिटी होती है। जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो उपराष्ट्रपति पद को वोट दे पाते हैं, वो कौन कौन होते हैं? तो देखिए दोस्तों, अगर हम केंद्र में देखें तो केंद्र में क्या होता है? केंद्र में हमारी संसद है, तो संसद के दोनों सदनों के जो संसद होते हैं वो उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में वोट देते हैं। तो कौन कौन सा सदन होता है? एक तो लोकसभा होता है और दूसरा होता है राज्यसभा। तो जो दोनों सभा के व्यक्ति हैं, दोनों सभा के जो सांसद हैं, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट देते हैं। अब एक बात और देखिए दोस्तों, जो दोनों सदन होता है उसमें कौन कौन से प्रकार के सांसद होते हैं? एक तो नॉमिनेटेड होते हैं और एक तो इलेक्टेड होते हैं। मतलब एक निर्वाचित होते हैं और एक क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप के जो सांसद होते हैं केंद्र में, जो हमारी संसद में दोनों टाइप के जो सांसद होते हैं, वो सारे के सांसद जो होते हैं वो इसमें वोट देने के लिए एलिजिबल होते हैं। तो टोटल कितने सांसद होते हैं? तो देखिए दोस्तों, जो लोकसभा होता है उसमें कितने हैं? टोटल 543 सांसद हैं। और जो राज्यसभा है उसमें कितने हैं? तो 245 सांसद राज्यसभा में हैं। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान में देखें तो जो राज्यसभा है इसमें से जो 8 सांसद हैं उनके पद अभी रिक्त हैं। ठीक है, जो 8 सांसद है जो मनोनीत होते हैं उनके पद अभी रिक्त हैं। तो टोटल अभी कितने सांसद हुए हमारे? तो टोटल 788 हमारे सांसद थे, जिसमें से अगर 8 रिक्त है, मतलब टोटल कितने सांसद वोट दिए? 780 जो सांसद थे वो वोट देने के लिए एलिजिबल थे। ठीक है, जो 780 सांसद हैं वो वोट देने के लिए एलिजिबल थे।
एक्चुअली में वोट कितने लोगों ने दिया, तो इनके सारे सांसद वोट नहीं दिए, और कितने लोगों ने वोट दिया, तो केवल 725 लोगों ने वोट दिया। अब देखिए ये कितने सारे सांसद है जो वोट नहीं दिए, उसका रीजन क्या है, तो इसमें से एक तो बहुत बड़ी जो संख्या है सांसदों की वो किनकी है, तो जो तृणमूल कांग्रेस है जिनकी सीएम, जिनकी अध्यक्ष कौन है, तो ममता बनर्जी जी है, जिनका शासन वेस्ट बंगाल में है। तो वो जो तृणमूल कांग्रेस है वो क्या बोली थी कि हम जो उपराष्ट्रपति पद है उसके चुनाव से अपना नाता दूर रखते हैं, हम अपना एक डिस्टेंस बना के रखेंगे, हम उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में वोटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे इनके ही कम से कम 38-40 सांसद हैं, और भी कुछ ऐसे सांसद हैं जो वोट नहीं दिए हैं। तो टोटल कितने सांसद वोट दिए थे, 725 सांसद वोट दिए थे। इसमें से जो 15 वोट है वो क्या हो गया, 15 वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। तो टोटल कितने वोट दिए गए, टोटल 710 वोट काउंट हुए। ठीक है, अब 710 वोट में जो ये जगदीप धनखड़ जी है इनको कितना मिला, तो 528 जो वोट है वो जगदीप धनखड़ जी को मिला, और मार्गरेटा एलवाजी को कितना मिला, तो 182 वोट मार्गरेटा एलवाजी को मिला। तो कितने भारी मतों से इन्होंने इनको हराया, तो 346 वोट के डिफरेंस से जगदीप धनखड़ जी ने अपने प्रतिद्वंदी को हराया और उपराष्ट्रपति बनने का कारनामा किया है। ठीक है, तो जब अब ये उपराष्ट्रपति बन गए हैं तो अब ये शपथ कब ग्रहण करेंगे, तो इनके जो शपथ ग्रहण का समारोह है वो 11 अगस्त को कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, इसके पहले उपराष्ट्रपति कौन थे, तो इसके पहले जो वेंकैया नायडू जी उपराष्ट्रपति थे उनका कार्यकाल कब तक था, तो 11 अगस्त 2017 से लेके 10 अगस्त 2022 तक इनका कार्यकाल था। तो उनके जस्ट दूसरे दिन 11 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। अब देखिए दोस्तों, जो उपराष्ट्रपति पद है उसकी शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ किसके द्वारा दिलाया जाता है, तो हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम के द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों कि अगर पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई एग्जामों में भी आया हुआ है, इसको बहुत ध्यान से देखिए कि अगर बोलता है हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति कौन है, तो पहले उपराष्ट्रपति कौन है हमारे देश के, तो ये बहुत बड़े जाने माने शिक्षा के क्षेत्र में विद्वान है। तो कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश के सबसे पहले उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, उनका कार्यकाल कब तक रहा था, तो उनका कार्यकाल 1952 से लेके 1962 तक इनका कार्यकाल रहा था। इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है ऐसा कौन से उपराष्ट्रपति हैं, ऐसे कौन से उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार नामित हुए थे, जो 2 लगातार बार उपराष्ट्रपति पद में रहे हैं, वो कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो 10 साल तक उपराष्ट्रपति लगातार थे। उनके अलावा एकमात्र और कौन से व्यक्ति हैं, तो हामिद अंसारी जी जो कि अभी हाल ही में इसके पहले के उपराष्ट्रपति रहे हैं वेंकैया नायडू जी के, वो 2007 से लेके 2017 तक उपराष्ट्रपति पद पर बैठे थे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा और इंपॉर्टेंट एक चीज देखिए दोस्तों, जो कि पूछे जाते हैं कहां से, तो हमारे संविधान के आर्टिकल से। तो अगर पूछता है इंपॉर्टेंट आर्टिकलों में, अगर पूछता है आर्टिकल 63 क्या है, तो देखिए दोस्तों 63 में ही हमारे उपराष्ट्रपति पद का विवरण है कि हमारे देश में एक उपराष्ट्रपति होंगे। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 64 अनुच्छेद 64 में क्या लिखा गया है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो क्या रहेंगे, जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं वो पदेन रहेंगे किसके, वो हमारे राज्यसभा के पदेन सभापति रहेंगे। ठीक है, हमेशा से जो हमारा उपराष्ट्रपति रहा है वो हमेशा से जो राज्यसभा है उसका पदेन सभापति रहा है। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है आर्टिकल नंबर 66 में क्या है, तो आर्टिकल नंबर 66 में उपराष्ट्रपति के पद के चुनाव के बारे में विवरण किया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 69 क्या है, तो आर्टिकल नंबर 69 में उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बारे में उल्लेख
किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इस साल उपराष्ट्रपति पद का चुनाव हुआ है, मतलब इन आर्टिकलों में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, जिसको आप बहुत ध्यान से रट लीजिए। ठीक है, तो कौन बना है हमारे देश का 14वें क्रमांक का उपराष्ट्रपति? तो ये जगदीप धनखड़ जी हमारे देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, जो उपराष्ट्रपति बने हैं जगदीप धनखड़ जी, वो कहाँ के इसके पहले राज्यपाल थे बोलेगा तो इसके पहले पश्चिम बंगाल के ये राज्यपाल थे। ठीक है, इनकी जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जो जन्म है राजस्थान के झुंझुनू में इनका जन्म हुआ है। ठीक है, तो एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है राजस्थान के इस साल के, राजस्थान के अभी के, राजस्थान के वर्तमान के राज्यपाल कौन है? तो अभी हाल ही में वहां के राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्रा जी राजस्थान के अभी वर्तमान के राज्यपाल हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों, अगर पूछता है कि जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के अभी वर्तमान में कौन राज्यपाल हैं? तो वर्तमान में जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की जो अतिरिक्त कार्यभार मिला है वो किनको मिला है? ला गणेशन जी को पश्चिम बंगाल का वर्तमान के राज्यपाल का अतिरिक्त भार मिला है। ठीक है, लेकिन वास्तविक में जो ला गणेशन जी हैं वो कहाँ के राज्यपाल हैं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि ला गणेशन जी वास्तविक में कहाँ के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों। 14 नंबर का उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये हमारे जगदीप धनखड़ जी 14 नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? वर्तमान में भारत में रेपो दर क्या है? देखिए दोस्तों, जो रेपो रेट होता है वो क्या होता है? रेपो रेट एक मानक है, एक स्टैंडर्ड है, जिसके तहत जो हमारी इकोनॉमी है उसको तेज गति या धीरे गति कैसे इकोनॉमी को चलाना है, उसके तहत जो बहुत सारी स्टैंडर्ड है उसमें से एक क्या है? रेपो रेट भी है। बाकी दूसरे मानक क्या है? जैसे रेपो रेट हो गया, वैसे रिवर्स रेपो रेट है, वैसी बैंक रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, ऐसे कई सारे चीजें हैं जिसको एक बैलेंस वे में रख के जो हमारा आरबीआई है, वो जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसको तेज या स्लो कैसे करना है, कैसे हमारे अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाना है, इसका काम वो करती है। ठीक है, तो ये जो तय करती है, जो फिक्स करती है, वो किसके द्वारा किया जाता है? तो उसके लिए एक कमेटी बैठाई गई है। ठीक है, उस कमेटी का नाम क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, मतलब मौद्रिक नीति के लिए समिति बैठाई गई है, उसका नाम है मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, ये जो समिति है इसका अध्यक्ष कौन है? तो इसका अध्यक्ष जो है वो पदेन रूप से किसे बनाया जाता है? हमारा जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं, इनको पदेन रूप से इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, अभी वर्तमान में हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो अभी वर्तमान में हमारे आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास जी हमारे आरबीआई के गवर्नर है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो हमारा आरबीआई है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये आप मुझे, उसका मुख्यालय कहाँ है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, जो मैं आपको इससे पहले कई दफा भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, जो समिति है, उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका एम क्या होता है? तो उसका दो सबसे बड़ा उद्देश्य होता है। पहला उद्देश्य क्या है कि जो हमारा देश है उसका विकास दर को बढ़ाना, उसकी आर्थिक गति को बढ़ाना, लेकिन साथ साथ और क्या सबसे बड़ा उद्देश्य है कि जो हमारा मूल्य है उसको स्थिरता प्रदान करना, मतलब हमारा जो रुपए है उसको स्टेबलाइज करना भी इसका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। ठीक है, तो ये चीजों को वो कैसे प्राप्त करेगा? तो ये चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या करता है? ये मौद्रिक साधन के जरिए ये मूल्य स्थिरता और विकास को जो ये पॉलिसी कमेटी है ये इसे अपनाती है। ठीक है, ये मौद्रिक साधन क्या है? तो मॉनेटरी पॉलिसी के तहत
पॉलिसी के तहत ये इस एम को अचीव करने में हेल्पफुल करती है। ठीक है, देखिए दोस्तों, दो टाइप की पॉलिसी होती है। कौन कौन सी? एक होती है फिस्कल पॉलिसी और एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो फिस्कल पॉलिसी है उनका उपयोग कौन करता है? तो फिस्कल पॉलिसी मतलब गवर्नमेंट या शासन इसका उपयोग करती है। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका उपयोग कौन करता है? तो आरबीआई के जरिए या इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जरिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इनका सबसे बड़ा हथियार क्या है? तो सबसे बड़ा हथियार है इंटरेस्ट रेट। ठीक है, इंटरेस्ट रेट को कम ज्यादा करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, गति को कम ज्यादा करने में ये सहयोगी होता है। तो इसी के तहत अभी क्या किया गया है? इसी के तहत कुछ रेटों को, कुछ मानकों को चेंज किया गया है। ठीक है, तो किसको किसको किया गया है? तो एक तो किया गया है रेपो रेट को, दूसरा किया गया है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, और इसके साथ साथ किसको किया है? तो जो हमारा बैंक रेट होता है, क्या है? जो हमारा बैंक रेट होता है उसके दर को भी चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो रेपो रेट है उसको कितना कर दिया गया है? 0.50 बढ़ा के अब कितना कर दिया गया है? तो 5.40% कर दिया गया है। ठीक है, 5.40% कर दिया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, अभी हमारे देश की हालात क्या है? तो अब हमारा देश बहुत ज्यादा महंगाई से जूझ रहा है। ठीक है, तो महंगाई में मतलब क्या है? डिमांड बहुत ज्यादा है। तो डिमांड को कम करने के लिए क्या किया जाएगा? जो अर्थव्यवस्था है उससे रुपए को, उससे मुद्रा को सोखा जाएगा। ठीक है, ताकि डिमांड को कम किया जा सके और जो हमारा महंगाई है, महंगाई की दर है उसको कम किया जा सके, जो इन्फ्लेशन है उसकी दर को कम किया जा सके। तो मार्केट से पैसा सोखने के लिए क्या किया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया जा रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो क्या होगा? लोग कम कर्जा लेंगे, लोग कम कर्जा लेंगे, मार्केट में कम पैसा आएगा और डिमांड को कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या किया गया है? रेपो रेट को 0.50% से बढ़ा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, रेपो रेट होता क्या है? तो रेपो रेट वो दर है जिस दर से आरबीआई जो दूसरे वाणिज्यिक बैंक है, क्या है? दूसरे वाणिज्यिक बैंक है उनको अल्पकालीन, शॉर्ट टर्म अल्पकालीन कर्ज देती है। शॉर्ट टर्म का लोन किनको प्रदान करती है? जो वाणिज्यिक बैंक है उनको प्रदान करती है। फिर बैंक इसको देते हैं, जनता को कर्ज देते हैं। ठीक है, तो यही जो रेपो रेट है इसके ऊपर डिपेंड करता है कि जो बैंकें हैं वो जनता को किस रेट से ब्याज दे रही है। तो अब अगर रेट बढ़ गया है मतलब अब लोगों का कर्ज लेने का वो बढ़ जाएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा, और साथ में जो ब्याज है वो भी अब बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है उसका रेट कितना कर दिया गया है? तो 5.15 जो परसेंट था उसको बढ़ा के 5.65% कर दिया गया है। साथ ही जो बैंक रेट है उसको भी क्या कर दिया है? 5.65% इसे बढ़ा के कर दिया गया है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि अभी वर्तमान में भारत में रेपो दर क्या है? तो 5.40% वर्तमान में रेपो दर है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? समुद्रयान मिशन किस मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है? देखिए दोस्तों, समुद्रयान नाम है मतलब स्वाभाविक सी बात है, समुद्र से संबंधित ये यान है। ठीक है, इस यान के द्वारा क्या किया जाएगा? तो जैसे अलग अलग तरह तरह के जगहों में अनुसंधान किया जाता है, वैसे ये अनुसंधान किसके लिए किया जा रहा है? तो ये अनुसंधान जो हमारा सागर है उसके अंदर 6000 फीट, कहाँ किया जाएगा? जो हमारा सागर है उसके अंदर 6000 मीटर के अंदर जाके रिसर्च किया जाएगा। वहां जाके नए नए चीजों का इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाएगा और नए अनुसंधान, नए इन्वेंशन की नई चीजों को किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या किया जा रहा है? तो इसके लिए एक पनडुब्बी बनाई जा रही है। ठीक है, उस पनडुब्बी का नाम क्या है? मत्स्य 6000 उस पनडुब्बी का नाम है। क्या है? सबमरीन है, पनडुब्बी है, उसका नाम मत्स्य 6000 है। ठीक है, तो इस जो मत्स्य 6000 पनडुब्बी है उसकी खास बात क्या है कि ये रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल है। मतलब रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल है मतलब ये स्वचालित वाहन है। तो ये जो पनडुब्बी है स्वचालित वाहन है, उसमें क्या किया जाएगा? उनमें 3
तीन सदस्य की टीम को 6000 मीटर गहरे पानी, गहरे समुद्र में रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, जो ये मत्स्य 6000 है, ये जो मत्स्य 6000 वाहन है, इसको कहाँ बनाया गया है? तो इसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन साइंसेज जो है, ओशियन टेक्नोलॉजी है, जो कहाँ स्थित है? वो हमारे तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, वहां पे इसे बनाया गया है। ठीक है, जो कि हमारे देश का इस टाइप का सागर में भेजने वाला, सागर में रिसर्च करने वाला पहला यान है। ठीक है, तो कहाँ बनाया गया है इसे? ओशियन टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है चेन्नई में, वहां इसे बनाया गया है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी कहाँ है, जो कि हमारे तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी जो समुद्रयान मिशन है उसको कब प्रारंभ किया गया था? 2021 में इसे प्रारंभ किया गया था, जिसे 2026 तक खत्म होने का अनुमान है। ठीक है, तो इसको किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है? तो इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का मंत्री कौन है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, वर्ष 2021-22 के लिए जो हमारा फुटबॉल महासंघ है, वो पुरुष और महिला वर्ग की श्रेणियों में बेस्ट फुटबॉलर के रूप में सम्मान दिए हैं। तो किनको किनको दिए हैं? तो देखिए दोस्तों, जो सुनील छेत्री जी हैं, उनको पुरुष के वर्ग में सम्मानित किया गया है बेस्ट फुटबॉलर के रूप में। और जो महिला वर्ग है, ठीक है, महिला वर्ग के लिए किन्हें सम्मानित किया गया है? तो मनीषा कल्याण जी को बेस्ट फुटबॉलर के रूप में सम्मानित किया गया है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो मनीषा कल्याण जी है, वो पहली दफा ये पुरस्कार को जीत रही है। ठीक है, ये सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का पुरस्कार वो पहली बार जीत रही है। लेकिन जो सुनील छेत्री जी हैं, वो इस पुरस्कार को कई बार जीत चुके हैं। तो ये इनका 7वां बार है कि ये देश के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में सम्मानित किए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो सुनील छेत्री जी हैं, वो 36-37 साल के हैं, लेकिन इतने फुर्तीले और तेज तर्रार हैं कि वो अब तक उनका परफॉर्मेंस में इतना तगड़ा योगदान रहता है, टीम में उनका तगड़ा योगदान रहता है, इसीलिए अब तक हमारे देश के फुटबॉल के कप्तान हैं। ठीक है, और एक और खास बात देखिए दोस्तों, हालांकि जो हमारा भारत का फुटबॉल है, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उतना फेमस नहीं है, उतना तगड़ा छाप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं है, लेकिन जो सुनील छेत्री जी हैं, उनका जो छाप है, उनकी जो गूंज है, पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मानी जाती है। जो हमारे सुनील छेत्री जी हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे थर्ड सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। किनमें सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं? जो अभी वर्तमान में एक्टिव प्लेयर्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक गोल करने में जो हमारे सुनील छेत्री जी हैं, उनका 3rd स्थान है। ठीक है, पहले 2 स्थान में कौन है? तो स्वाभाविक सी बात है, जो वर्ल्ड के जो गोटा हैं, जो लीजेंडरी हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी जी, वर्ल्ड के 2 सबसे ज्यादा सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। लेकिन उनमें सबसे ज्यादा सर्वाधिक गोल करने वाला खिलाड़ी कौन है? तो जो फाइट होती है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी के बीच में, तो गोल के मामले में, मैं फिर से बोल रहा हूं, गोल के मामले में जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं, वो सबसे ज्यादा सर्वाधिक गोल करने वाले एक्टिव प्लेयर्स में खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? क्लिवेलियर डेला लीजेंड डी हॉनर से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए दोस्तों, जो ये अवार्ड है, वो अवार्ड कौन देती है? तो जो फ्रांस है, फ्रांस की सरकार, ये फ्रांस की तरफ से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया जाता है। उसका क्या नाम है? क्लिवेलियर डेला लीजेंड डी होनोर इसका नाम है। जो फ्रांस की सरकार किसी भी देश के व्यक्ति को फ्रांस की तरफ से सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार देती है, वो ये पुरस्कार है। तो अभी हाल ही में पुरस्कार किसको दी है? तो हमारे देश के जो सांसद हैं, शशि थरूर जी ने ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, ये क्या है? भारत के ये सांसद हैं। कौन से पार्टी के सांसद हैं? तो ये कांग्रेस से नाता रखने वाले, कांग्रेस की विचारधारा के सांसद हैं। कहाँ के सांसद हैं ये? तो हमारा जो केरला का तिरुवनंतपुरम है, वहां के ये
तिरुवनंतपुरम है, वहां के ये सांसद हैं। और इनको दिया क्यों गया है, तो ये एक प्रखर वक्ता है, इनका स्पीच और इनका भाषण बहुत तगड़ा रहता है, इसीलिए इनके भाषा के लिए, इनके स्पीच के लिए, इनके भाषणों के लिए इन्हें ये पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, विश्व का पहला ऐसा कौन सा तैरता हुआ शहर बनने जा रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों कि जो हमारा जो इन्वेंशन है, जो हमारा आविष्कार है, वो इतना आगे बढ़ चुका है कि हम तरह तरह के जगह में अपना घर बनाने की कोशिश करते हैं। अंडरग्राउंड घर बनाते हैं, अंडरग्राउंड वाटर में घर बनाते हैं, अंतरिक्ष में, स्पेस में भी घर बना लिए हैं। अब क्या बना रहे हैं, हम पहला तैरता हुआ शहर बना रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों इसका जो इनिशिएटिव है, इसकी पहल है, इसका जो आइडिया है वो कहां से मिला था, तो नीदरलैंड में क्या है, नीदरलैंड में तैरते हुए घर हैं। तो उन्हीं तैरते हुए घरों से इंस्पिरेशन लेके जो तैरता हुआ शहर है उसका आइडिया लिया गया है। ठीक है, तो तैरता हुआ जो शहर है वो कहां बनाया जा रहा है, तो मालदीव्स में तैरता हुआ शहर बनाया जा रहा है। ठीक है, कितने एरिया में बनाया जा रहा है, तो कम से कम 500 एकड़ एरिया में बनाया जा रहा है, जिसमें कम से कम 50,000 घर होंगे। ठीक है, और ये इसको घर को कौन ले सकता है, तो आप जैसे नागरिक अगर आप लेना चाहें तो आप भी वहां जाके घर ले सकते हैं। ठीक है, जो मालदीव्स है वो बेस्ट टूरिज्म साइट के तौर पे जाना जाता है, स्पेशली जो हनीमून कपल्स हैं उनके लिए एक बेस्ट डेस्टिनेशन मालदीव्स है। तो वहां पे जो शहर बनाया जा रहा है वहां पे कितने घर होंगे, 5,000 घर के लगभग बनाए जा रहे हैं, जिसको विदेशियों के लिए भी दे दिया जाएगा। जो पॉलिसी बनी है उसके तहत जो 5,000 घर है उसमें विदेशी भी अगर अपना घर लेना चाहें तो वो वहां घर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको बनाने का सबसे बड़ा रीजन क्या है और ये बनाने के पहल के पीछे का बैकग्राउंड क्या है, तो देखिए दोस्तों क्लाइमेट चेंज के कारण जो पॉल्यूशन, जो प्रदूषण हो रहा है, उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जो बहुत सारे हमारे देश हैं और बहुत सारे जो शहर हैं जो कि समुद्र के तट पर हैं, वो धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार और बताया था कि जो हमारा इंडोनेशिया है, जो कि हमारा साउथ ईस्ट एशिया का एक देश है, उसका पहले कैपिटल क्या हुआ करता था, तो जकार्ता उसका कैपिटल हुआ है। ठीक है, लेकिन अभी जो न्यू कैपिटल बना दी जा रही है, तो न्यू कैपिटल कौन सा बनाया जा रहा है, तो नुसंतरा जो था वहां, नुसांतरा जो था शहर, उसे वहां का नया कैपिटल बनाया जा रहा है। तो जो जकार्ता है वहां से नुसंतरा में कैपिटल क्यों शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में जो जकार्ता है वो डूब जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे शहर हैं, जैसे कि जो हमारा मुंबई का भी शहर है उसको भी ये बोला जा रहा है कि 0.4 सेंटीमीटर के आसपास वो हर साल धीरे धीरे डूबता जा रहा है। इसीलिए समुद्र से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड नई नई पहल की जा रही है। इसीलिए जो नया जो फ्लोटिंग सिटी बनाया जा रहा है, नया जो तैरता हुआ शहर बनाया जा रहा है, उसमें जो पॉलिसीज है, वहां के जो नियम है वो भी ऐसे ही बनाए जा रहे हैं जो कि प्रदूषण मुक्त हो। जैसे कि वहां कोई भी गाड़ी, कोई भी वाहन अलाउड नहीं होगा, ऐसे बहुत सारे प्रदूषण से रोकने के लिए ऐसे व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, तो कहां बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे पहला तैरता हुआ शहर, तो ये हमारे पड़ोसी देश मालदीव्स में इसे बनाया जा रहा है। ठीक है, देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है। देखिए दोस्तों, बिहार में अभी नए मुख्यमंत्री बने हैं। तो देखिए दोस्तों, जो गतिविधियां हैं, जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो लगभग हर जो राज्य है वहां चेंज होते जा रही है। तो अभी इस कड़ी में कहाँ का चेंज हुआ है, तो जो बिहार है वहां की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं वो चेंज हुआ है। ठीक है, तो जो अलायंस है, जो गठबंधन होते हैं, वो अभी अभी चेंज हुआ है। तो पहले जो बिहार में इसके पहले अभी सरकार थी, वो किसकी गठबंधन थी, तो वो बीजेपी और जेडीयू का, जनता दल यूनाइटेड का गठबंधन था। ठीक है, जो कि एनडीए गठबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, जो बीजेपी और जेडीयू गठबंधन था उनका हाल ही में अभी ब्रेकअप
हो गया है। ठीक है, तो ब्रेकअप होने के बाद जो जनता दल यूनाइटेड है वो अब किसके साथ गठबंधन कर ली है? तो जो जनता दल यूनाइटेड है वो अब आरजेडी के साथ गठबंधन कर ली है। ठीक है, ये ऐसा पहली दफा नहीं हुआ है कि जेडीयू और आरजेडी एक साथ है। इसके पहले भी कई दफा हो चुका है जब जेडीयू और आरजेडी एक साथ गठबंधन में सरकार की स्थापना किए हैं। जेडीयू के साथ साथ कांग्रेस और भी ऐसे दल हैं जो इस महागठबंधन के सरकार में उपस्थित हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो जेडीयू है उसका संरक्षक कौन है? तो जेडीयू के संरक्षक नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, नीतीश कुमार जी इसके संरक्षक हैं। और जो आरजेडी है, आरजेडी मतलब राष्ट्रीय जनता दल। ठीक है, राष्ट्रीय जनता दल। और जेडीयू मतलब जनता दल यूनाइटेड, इसका गठबंधन का इनके पार्टी का नाम जनता दल यूनाइटेड है। ठीक है, तो इसके जो संरक्षक हैं नीतीश कुमार जी, यही अभी वर्तमान में बिहार के नए मुख्यमंत्री के रूप में बनाए गए हैं। ठीक है, कौन बनाए गए हैं? नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री का बिहार का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। देखिए दोस्तों, ये पहली दफा नहीं है जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं। ये अब तक का 8वीं बार ऐसा है जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की शपथ ले रहे हैं। पहली बार कब शपथ लिए थे? तो नीतीश कुमार जी पहली बार 2000 में, सन 2000 में ये पहली बार शपथ लिए थे। तब से अलग अलग गठबंधन बनी है। कई बार बीजेपी के साथ इन्होंने गठबंधन किया है, कई बार इन्होंने लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी के साथ गठबंधन किया है, लेकिन हमेशा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहे हैं? तो हमारे नीतीश कुमार जी हमेशा से मुख्यमंत्री रहे हैं। ठीक है, उप मुख्यमंत्री के रूप में किन्हें बनाया गया है? तो तेजस्वी यादव जी को, जो कि लालू प्रसाद जी के बेटे हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बना है? तो नीतीश कुमार जी बिहार के नए मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में एक जगह की और कहाँ की सरकार बदली है? तो महाराष्ट्र की सरकार बदली है। तो महाराष्ट्र के सरकार में नया मुख्यमंत्री कौन बना है? तो एकनाथ शिंदे जी, जो कि शिवसेना पार्टी से आते हैं, वो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। अगर बोलता है महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री किन्हें बनाया गया है? तो उप मुख्यमंत्री के रूप में जो बीजेपी पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जी हैं, जो कि इसके पहले पूर्व के सीएम भी थे महाराष्ट्र के, उन्हें उप मुख्यमंत्री के रूप में बनाया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक कौन है? देखिए दोस्तों, सीएसआईआर होता क्या है? तो जो सीएसआईआर है वो हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे रिसर्च अनुसंधान किए जाते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जहां पे हमारे देश के बेहतर से बेहतर अनुसंधान, जो कि देश के हर कार्य क्षेत्र में, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, चाहे वो कोई फूड प्रोडक्ट हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, कोई भी तरीके के जो इंडस्ट्रीज हैं, कोई भी तरीके के जो सेक्टर हैं, उनका अनुसंधान यहाँ पे किया जाता है। ठीक है, अगर बोलता है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1942 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर बोलता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हमारे नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। ठीक है, अगर बोलता है कि जो ये अनुसंधान केंद्र है, जो सीएसआईआर है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो देखिए दोस्तों, पदेन रूप से हमेशा ही प्रधानमंत्री जो होते हैं, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, वो हमेशा से इसके पदेन रूप से अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, अगर बोलता है इसके उपाध्यक्ष कौन रहते हैं? तो इसके उपाध्यक्ष के रूप में भी जो पदेन रूप से हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मंत्री हैं वो पदेन रूप से इसके हमेशा से ही उपाध्यक्ष बने रहते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि हमारे देश का मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मंत्री अभी वर्तमान में केंद्र में कौन है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है हाल ही में, जो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा, ये जो दोनों पदेन रूप से इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा नियुक्ति किसकी होती है, तो महानिदेशक की इसमें नियुक्ति की जाती है। महानिदेशक के रूप में इसकी नियुक्ति की जाती है, जो प्रैक्टिकल तौर पे सारा CSIR का कार्यभार संभालता है। ठीक है, तो किसको अभी इसकी हाल ही में पहली महिला महानिदेशक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। इतने साल से 57 साल हो गए इसको बने हुए, लेकिन पहली दफा ऐसा हुआ है कि किसी महिला को इस आयोग का, इस काउंसिल का महानिदेशक बनाया जा रहा है। तो वो कौन है, नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी जी हैं, जिनको पहला महानिदेशक बनने का गौरव प्राप्त हो रहा है। ठीक है, एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो इसरो है, इसरो का अध्यक्ष कौन है, इसरो का अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, ये हमारे एस सोमनाथ जी इसरो के अध्यक्ष हैं। अगर बोलता है DRDO के अध्यक्ष कौन है, DRDO के अध्यक्ष कौन है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, तो जी सतीश रेड्डी जी इसके चेयरमैन हैं। ठीक है, तो इस बात को रट लो दोस्तों, पहली महिला महानिदेशक कौन है, तो ये हमारी नल्ला थाम्बी कलाई सेल्वी जी CSIR की पहली महानिदेशक है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है, राष्ट्रमंडल खेल 2020 में भारत का रैंक क्या रहा है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेल की शुभारंभ कब हुआ था, तो ये 28 जुलाई से लेके 8 अगस्त के बीच में इसका आयोजन कराया गया था। ठीक है, कहाँ कराया गया था, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगर बोलता है राष्ट्रमंडल खेलों का शुभांकर क्या है, शुभांकर क्या है, तो देखिए दोस्तों, पेरी द बुल इसका शुभांकर है। ठीक है, क्यों पेरी द बुल शुभांकर है, ये मैं आपको इसके पहले भी कई दफा बता चुका हूं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, राष्ट्रमंडल खेल है, इसमें हमारे देश के खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, और कई इवेंट तो ऐसे हैं जिसमें किसी को उम्मीद भी नहीं थी, जिस इवेंट में हमारे देश के खिलाड़ियों ने अपनी कड़ी मेहनत और परिश्रम से बहुत सारे मेडल, बहुत सारे पदक हमारे देश के लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से पदक लेके आए हैं, तो देखिए दोस्तों, इस बार काफी सारे पदक लेके आए हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें पहली दफा पदक लेके आने का काम किया है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, तो जो रेसलिंग है, जो कुश्ती है, उसमें हमारे देश के सर्वाधिक खिलाड़ियों ने मेडल लेके आया है, और टोटल 12 खिलाड़ियों ने इसमें रेसलिंग में, कुश्ती में भारत के लिए पदक लेके आया है, जिसमें से 6 पदक किसमें है, 6 पदक तो केवल रेसलिंग के स्वर्ण में ही लेके आए हैं। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से खेल हैं जिसमें खिलाड़ियों ने पदक लेके आया है, तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा गोल्ड लाने वाला, सबसे ज्यादा स्वर्ण लाने वाला गेम है, तो वो कौन सा है, वो टेबल टेनिस का गेम है, जिसमें रेसलिंग के अलावा सबसे ज्यादा मेडल लाए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोई भी एग्जाम के लिए, इससे काफी सारे अलग अलग तरह के प्रश्न उठ के आने वाले हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसके बारीकियों को हम देखते हुए चलें। तो इस बात को ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा हम पदक किस में लाए हैं, रेसलिंग में लाए हैं। कितना लाए हैं, 12 पदक लाए हैं। सबसे ज्यादा स्वर्ण हम किस में लाए हैं, तो कुश्ती में ही सबसे ज्यादा स्वर्ण 6 पदक लेके हम आए हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पदक किस में लेके आए हैं, तो ये है स्वर्ण किस में लाए हैं, तो टेबल टेनिस में दूसरे नंबर पर 4 सबसे ज्यादा स्वर्ण लेके आए हैं। उसके अलावा और किस में आए हैं, तो वेट लिफ्टिंग में 3 स्वर्ण के साथ टोटल 10 पदक लेके आए हैं। ठीक है, जो बॉक्सिंग होती है, मुक्केबाजी होती है, जिसमें हमारे बहुत सारे बेस्ट खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, उसमें 3 स्वर्ण के साथ 7 मेडल इसमें हम लेके आए हैं। जो बैडमिंटन है, जिसका प्रतिनिधित्व जो PV सिंधु जी कर रही थी, और हमारे प्रदेश की आकर्षी कश्यप जी ने इसमें बहुत बेहतर और बहुत उत्कृष्ट परफॉर्मेंस दिया है, जो कि अपना दोनों सिंगल इवेंट का मैच जीती हैं, उसमें हम कितना मेडल लाए हैं,
3 स्वर्ण के साथ 6 मेडल लेके आए हैं। ठीक है, उसके अलावा जो एथलीट है, एथलेटिक्स में हमने बहुत बड़ा कारनामा किया है और एक ऐसे चीज से स्वर्ण लेके आए हैं जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हम ट्रिपल जंप में इस बार गोल्ड मेडल लेके आए हैं, जो एक पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप में क्वालिफाई किया था और स्वर्ण पदक लाने का काम किया है। ठीक है, उसके अलावा जो लॉन बॉल है, इसमें किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इसमें मेडल आएगा, लेकिन इसमें भी स्वर्ण पदक लाके हमारे खिलाड़ियों ने कीर्तिमान रचा है। ठीक है, उसके अलावा जो पैरा पावर लिफ्टिंग है, जिसमें सुधीर जी ने गोल्ड मेडल लाके हमारे देश को गौरवान्वित किया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिसमें कुछ ना कुछ मेडल लेके हमारे खिलाड़ियों ने आया है, जैसे जूडो है और क्रिकेट है, इसमें 3 और 2 पदक हमारे लिए लेके आए हैं। ठीक है, उसके अलावा देखिए दोस्तों, जो क्रिकेट है, जो T20 महिलाओं का क्रिकेट है, उसमें पहली बार ये इवेंट हो रहा था। उसमें बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करते हुए जो हमारी महिला लोग हैं वो क्या लेके आए हैं, इसमें रजत पदक लेके आए हैं। ठीक है, इतना तगड़ा फाइट देके, इतना कड़ा फाइट देके जो वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है उसको लास्ट दम तक बहुत बड़ी कड़ा टक्कर देके फाइनल में कुछ चीजों की वजह से हार का सामना हमारे भारतीय खिलाड़ियों को करना पड़ा। उसके अलावा जो स्क्वैश है, स्क्वैश में भी 2 पदक हमारे खिलाड़ियों ने लेके इस टूर्नामेंट में आया है। ठीक है, तो टोटल कितने स्वर्ण पदक लाए हैं, तो हमारे खिलाड़ियों ने 22 स्वर्ण पदक के साथ टोटल 61 पदक लेके आने में कामयाबी हासिल की है। ठीक है, तो हमारे जो भारत है उसका रैंक क्या रहा है, पदक तालिका में उसका स्थान क्या रहा है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले स्थान पर कौन रहा है, तो सबसे पहले स्थान पर हर बार की तरह इस बार भी ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर रहने में सफलता हासिल की है। टोटल 67 स्वर्ण पदक के साथ ये पहले स्थान पर काबिज है। सेकंड स्थान पर कौन रहा है, तो मेजबान कंट्री जो इंग्लैंड है वो सेकंड पायदान पर रहने में सफलता प्राप्त की है। तीसरे पायदान पर कौन है, तो जो कनाडा है वो तीसरे पायदान पर रहने में सफलता हासिल की है। ठीक है, चौथे स्थान पे कौन है, तो हमारा भारत देश न्यूजीलैंड को पछाड़ के चौथे स्थान में आने में सफलता हासिल की है। कितने मेडल आए हैं, तो 22 मेडल के साथ 22 स्वर्ण पदक के साथ साथ टोटल 61 पदक लाने में हमारे खिलाड़ियों ने सफलता हासिल की है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, अगर हम सफलता के मानक से देखें तो जो इतने मेडल आए हैं, 22 स्वर्ण के साथ 61 जो मेडल आए हैं, इसको अगर सफलता के दृष्टि से देखें तो हमारा 5th बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। अब तक के कॉमनवेल्थ गेम्स में ये हमारा 5th बेस्ट परफॉर्मेंस है। ठीक है, अगर बोलता है हमारे देश का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस कहाँ किया गया था, कौन से टूर्नामेंट में, कौन से साल में किया गया था, तो देखिए दोस्तों, जब 2010 में इसकी मेजबानी दिल्ली में की गई थी, तब हमारे देश ने 103 मेडल जीत के बहुत बड़ा कारनामा किया था और सबसे ज्यादा सफलतम जो संस्करण है, सबसे ज्यादा सफलतम एडिशन कॉमनवेल्थ का गेम्स का भारत दिल्ली में ही लेके आया था। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों कि अभी भी जो हमारा मेडल तालिका है उसमें हमने बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन करके बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, लेकिन दिक्कत ये आई है जिसकी वजह से हमारा मेडल कम रहा है कि जो हमारा मेन इवेंट्स थे, जिसमें जो हमारा बहुत बड़ा जो पॉजिटिव साइड था, जिसमें हम बहुत स्ट्रांग थे, वो 2 कौन से इवेंट थे, तो एक तो शूटिंग था और दूसरा था तीरंदाजी। वो दोनों इवेंट को इस टूर्नामेंट में नहीं रखा गया था। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पदक तालिका में हमारा थोड़ा कम पदक आया है। ठीक है, अगर आप शूटिंग में ही देखें तो अभी हाल ही में जो वर्ल्ड कप हुआ था शूटिंग का हुआ था, उसमें पूरे वर्ल्ड में जो भारतीय खिलाड़ी हैं वो पहले पायदान पर रहे थे। टोटल कितना पदक लाए थे, टोटल 15 पदक लाए थे, जिसमें से 5 स्वर्ण पदक था। तो आप समझ सकते हैं अगर ये इवेंट कॉमनवेल्थ गेम्स में रहता तो हमारे खिलाड़ी और हमारा देश और कितना गौरवान्वित होता। ठीक है, तो इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, जो स्वर्ण पदक पाने वाले खिलाड़ी हैं वो स्पेशली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए हम स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन है वो देख लेते हैं, और जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा अति आवश्यक है। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किसमें आया था, तो सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक 6 स्वर्ण पदक रेसलिंग में, कुश्ती में लेके आए थे। तो इसमें दोनों हमारे पुरुष वर्ग के साथ साथ महिला वर्ग ने भी शानदार प्रदर्शन करके मेडल लाने का काम किया था। ठीक है, तो पुरुष वर्ग में कौन मेडल लाया था, तो रवि दहिया जी ने मेडल लाया था, जो कि 59 किलो वर्ग में मेडल लाने में सफलता हासिल की थी। उसके अलावा कौन लाए थे,
बजरंग पूनिया जी, नवीन मलिक जी और दीपक पूनिया ने भी स्वर्ण पदक लाने का काम किया है, जो कि 65 किलो वर्ग में बजरंग पूनिया जी, 74 किलो वर्ग में नवीन मलिक जी और साथ में 86 किलो वर्ग के कैटेगरी में दीपक पूनिया जी ने गोल्ड मेडल लाने का कारनामा किया है। साथ ही जो हमारी महिला वर्ग के खिलाड़ी हैं वो भी किसी से कम नहीं रही हैं और उन्होंने भी किसमें स्वर्ण लाया है, तो 53 किलो वर्ग की कैटेगरी में विनेश फोगाट जी ने स्वर्ण पदक लाया है और 62 किलो वर्ग की कैटेगरी में साक्षी मलिक ने स्वर्ण पदक लाके कीर्तिमान रचा है। ठीक है, इसके अलावा और किसमें स्वर्ण लाया है, तो सेकंड नंबर का जो सबसे स्वर्ण आया है वो कहां से आया है, तो ये हमारे टेबल टेनिस से 4 स्वर्ण पदक आए हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी कैटेगरी में स्वर्ण पदक आए हैं, एक तो जो पुरुषों की टीम है उसमें भारत को स्वर्ण पदक आया है, दूसरा जो पुरुष एकल है और जो हमारे देश के सर्वोच्चतम टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, जो कि 40 साल की उम्र के होने के बावजूद भी उनके प्रदर्शन में, उनके परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आई है और निखार उनके परफॉर्मेंस में आते जा रहा है, वो कौन है, शरत कमल अचंत जी हैं, जो कि पुरुष एकल वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक लाके इतिहास रचा है। और एक बात को याद रखना दोस्तों कि जो शरत कमल अचंत जी हैं वो हमारे क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर भी इन्हें बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो मिश्रित युगल है उसमें किसने किसने लाया है, तो शरत कमल अचंत जी के साथ ही जो श्रीजा अकुला जी है, जो बहुत ही कम उम्र की बच्ची है, वो शरत कमल जी के साथ मिलके उन्होंने मिश्रित युगल में गोल्ड मेडल लाके एक इतिहास रचा है। उसके अलावा जो पैरा महिला है, जो कि हमारे ओलंपिक विजेता भी हैं, जो भवीना पटेल जी हैं, उन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक लाके इतिहास रचा है। ठीक है, एक बात और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है कि जो शरत कमल अचंत जी हैं वो टोटल कितने पदक इस टूर्नामेंट में लाए हैं, तो देखिए दोस्तों टोटल 4 पदक इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में लेके आया है, जिसमें से 3 तो क्या है, 3 तो टोटल स्वर्ण पदक ही हैं जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स में लेके आए हैं। ठीक है, इसके अलावा और किसमें स्वर्ण आया है, तो बॉक्सिंग में मुक्केबाजी में हमारे 3 धावक लोग ने स्वर्ण पदक लाके इतिहास रचा है। तो कौन कौन है, तो 48 किलो वर्ग की कैटेगरी में जो हमारी नीतू घनश्याम जी हैं उन्होंने स्वर्ण पदक लाके इतिहास रचा है। और कौन है, तो 50 किलो वर्ग की कैटेगरी में जो अमित पंघाल जी हैं उन्होंने स्वर्ण पदक लाया है और 51 किलो वर्ग की कैटेगरी में जो हमारी निखत जरीन जी हैं वो भी स्वर्ण पदक लेके आई हैं। ठीक है, एक बात को और याद रखिए दोस्तों कि अभी मैं आपको क्या बताया था कि जो हमारे शरत कमल अचंत जी हैं वो क्या है, हमारे क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर हैं। तो उनके साथ साथ क्लोजिंग सेरेमनी के फ्लैग बियरर कौन है, निखत जरीन जी भी क्लोजिंग सेरेमनी, समाप्ति समारोह सेरेमनी की फ्लैग बियरर हैं। ठीक है, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताएंगे कि ओपनिंग सेरेमनी में हमारे देश के फ्लैग बियरर कौन थे। ठीक है, एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी कौन थी जो हमारे ओपनिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थी। ठीक है, इसके अलावा और किसमें स्वर्ण पदक लेके आए हैं, तो हमारे जो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं वो भी किसी से कम नहीं रहे हैं और टोटल 3 स्वर्ण पदक लाने में सफलता हासिल की है। तो उसमें से कौन है, पुरुष एकल वर्ग में कौन है, लक्ष्य सेन जी ने सफलता प्राप्त की है। पुरुष डबल में कौन सफलता प्राप्त किया है, तो चिराग शेट्टी जी के साथ सात्विक साई राजा जी ने पुरुष डबल में स्वर्ण पदक लाने का सफलता प्राप्त की है। और महिला वर्ग में कौन आया है, हमेशा ऑल टाइम की चैंपियन जो हमारी गोल्डन गर्ल है, कौन है, पीवी सिंधु जी इस प्रतियोगिता में भी गोल्ड मेडल लाने का कारनामा रची है। अभी हाल ही में इन्होंने और कौन सा टूर्नामेंट जीता था, तो सिंगापुर ओपन में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीत के इतिहास रचा था। ठीक है, ये इनका कॉमनवेल्थ का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस है जो कि बहुत एक ऐतिहासिक और एक यादगार उनके लिए बना रहेगा। ठीक है, उसके अलावा किसमें स्वर्ण है, रेसलिंग में भी टोटल 3 स्वर्ण पदक भारत में लेके वेट लिफ्टिंग में भी
वेट लिफ्टिंग में हमारे देश की 3 धावकों ने 3 स्वर्ण पदक लेके आया है। तो किसमें लेके आया है? तो 49 किलो वर्ग की कैटेगरी में जो हमारी गोल्डन गर्ल है, जो कि मीराबाई चन्नू जी है, उन्होंने गोल्ड मेडल लेके आया है। और मीराबाई चन्नू जी हैं जो कि कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे लिए पदक तालिका की शुरुआत कौन की थी? स्वर्ण पदक के साथ मीराबाई चन्नू जी ने ही शुरुआत की थी, जो कि ओलंपिक की सिल्वर पदक विजेता भी हैं। उनके साथ साथ कौन आया था? जो बहुत ही युवा एक खिलाड़ी हैं 67 किलो वर्ग के, जो कि जेरेमी लालरिंगा जी हैं, उन्होंने भी स्वर्ण पदक लाके इतिहास रचा है। उनके अलावा कौन लाया है? तो 73 किलो वर्ग की कैटेगरी में जो अचिंत सियोल जी हैं, उन्होंने भी स्वर्ण पदक लाया है। इसके साथ साथ पहली दफा ऐसा हुआ है कि एथलेटिक में स्वर्ण पदक कौन लाया है? तो पुरुष ट्रिपल जंप में एल्डोस पॉल जी ने स्वर्ण पदक लाके इतिहास रचा है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुरुष के ट्रिपल जंप में कौन पहली बार स्वर्ण पदक लेके आया है। ठीक है, इसके अलावा जो पैरा पावर लिफ्टिंग है उसमें कौन स्वर्ण पदक लेके आया है? तो सुधीर ने इसमें स्वर्ण पदक लेके आया है। और एक चीज देखिए दोस्तों, जो लॉन बॉल है, जो किसी के ही उम्मीद में नहीं था, ये एक ऐसा खेल है जिसमें महिला वर्ग के 4 टीम वाले कैटेगरी में स्वर्ण पदक महिलाओं ने लेके आके इतिहास रचा है। चीज और देखिए दोस्तों कि अगर बोलता है कि स्वर्ण पदक के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो देखिए दोस्तों, अब तक के हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक कौन लाया है? तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक कौन लाया है? तो सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया जो है, अब तक के पूरे अगर संस्करण को मिला दें तो 1000 से भी ज्यादा स्वर्ण पदक लाने में सफलता हासिल की है। और ऑस्ट्रेलिया इकलौता ऐसा कंट्री है जो 1000 से भी ज्यादा स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है। अगर बोलता है स्वर्ण पदक के मामले में, सर्वाधिक स्वर्ण के मामले में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का चौथा स्थान है, जो कि टोटल 200 से भी ज्यादा स्वर्ण पदक जीतने में सफलता हासिल किया है। ठीक है, अभी वर्तमान में भारत का कितना स्वर्ण है? तो भारत का टोटल 203 स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम्स में है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जितनी भी सारी चीजें हैं, ये कॉमनवेल्थ गेम्स की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाले सभी एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न कॉमनवेल्थ गेम से जरूर ही उठ के आने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न। तो अपना अगला प्रश्न क्या बोलता है? मिस इंडिया यूएसए 2020 का खिताब किसने जीता है? देखिए दोस्तों, किसका खिताब? मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? आर्या वाल्वेकर जी ने मिस इंडिया यूएसए 2020 का खिताब जीता है। और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है मिसेस इंडिया यूएसए 2020 का खिताब कौन जीता है, तो अक्षी जैन जी ने मिसेस इंडिया यूएसए का 2020 का खिताब जीता है। ठीक है, अगर बोलता है कि मिस टीन इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है, तो इसे तन्वी ग्रोवर जी ने इसे जीता है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, अगर बोलता है मिस वर्ल्ड वाइड का खिताब किसने जीता है, मिस वर्ल्ड वाइड 2020 का खिताब किसने जीता है, तो ये खुशी पटेल जी ने इसको जीतने का गौरव प्राप्त किया है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और देखिए दोस्तों, कृषि संबंधी क्षेत्र से एक खबर है। वो क्या है कि जो मधुमक्खी पालन है, क्या है? मधुमक्खी पालन है, उसको हाल ही में क्या दिया गया है? तो उसको हाल ही में कृषि साधन का दर्जा दिया गया है। मतलब एग्रीकल्चर इनपुट के रूप में इसे मान्यता दे दी गई है। और अब जो भी कर्ज और जो भी ब्याज संबंधी जो भी चीजें होंगे जो मधुमक्खी के होंगे, उसको कृषि साधन के रूप में माना जाएगा। ठीक है, इससे कई सारे सेक्टरों में, कई सारे चीजों में इसका फायदा होने जा रहा है। ठीक है, अगर बोलता है जो मधुमक्खी पालन है, वो सर्वाधिक मधुमक्खी पालन कहाँ किया जाता है, तो देखिए दोस्तों, जो सर्वाधिक मधुमक्खी पालन है वो हमारे उत्तर प्रदेश में किया जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसका सेशन यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले हफ्ते अगले समसामयिक के साथ। जय हिंद।